चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के मेमोरी स्टोरेज को लेकर हो गया था। ये भी हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ और स्ट्रक्चर के पॉइंटर के साथ काम कैसे करा जाता है। अब आज कुछ एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस करने कोडिंग के बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, पढ़िए, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा, फिर अपन इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन और पढ़ लें तो टाइप डन। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स का डेटा अपन को लेना है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा अपन को यूजर से लेना है। जल्दी फटाफट, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी इतना समय? वेरी गुड। 3 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है। और क्या क्या लेना है उस डेटा में अपन को? उस डेटा में अपन को क्या क्या लेना है? तो जवाब है उस डेटा में अपन को यूजर से लेना है रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स। बस ये 4 चीजें लेनी है, याद रखिएगा। ओनली 4 इनपुट्स लेने हैं, राइट। और कितने स्टूडेंट्स के लेनी है? कितने स्टूडेंट्स के लिए लेने हैं? तो जवाब है 3 स्टूडेंट्स के लिए लेने हैं, है ना। 3 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये 4 इनपुट्स अपन को लेने हैं। और उसके बाद निकालनी है परसेंटेज, और परसेंटेज के आधार पर क्या अलॉट करना है? परसेंटेज के आधार पर अलॉट करना है ग्रेड, परसेंटेज के बेसिस पर अलॉट करना है ग्रेड। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं। और ग्रेड का नीचे रोल दिख रहा है आपको। अगर 75 या उससे ऊपर परसेंटेज है तो ग्रेड डिस्टिंक्शन होना चाहिए। अब इस बात को समझिएगा, डिस्टिंक्शन स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करना है, अपन को डिस्टिंक्शन इस ग्रेड नाम के एरे में स्टोर करना है। और फिर इस ग्रेड नाम के एरे को डिस्प्ले करना है तो स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? ग्रेड नाम के एरे को डिस्प्ले करें तो स्क्रीन पे दिखना चाहिए डिस्टिंक्शन। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं इस कोड को इंप्लीमेंट करने का पार्ट। चलिए तो सबसे पहला काम स्ट्रक्चर एग्जांपल में आते हैं और एक्सरसाइज 1 के नाम से इसको मैं डिजाइन कर रहा हूं। हैश इंक्लूड stdio.h। क्या और कोई हेडर फाइल लगेगी stdio के अलावा? क्या stdio के अलावा और कोई हेडर फाइल लगेगी? कॉनियो लगेगी, बहुत बढ़िया। VS कोड में conio.h होती है ना अंकित? mat.h लगेगी। वेरी गुड आयुष। mat.h क्यों लगेगी? बिल्कुल सही जवाब, string.h लगेगी। गुड, वेरी गुड। क्यों लगेगी ये string.h? क्या कारण है string.h हेडर फाइल लगने का? Why we are making use of string.h? वेरी गुड। क्या ग्रेड में क्या करना है हमें? ग्रेड में जब हम लोग डिस्टिंक्शन को करेंगे स्टोर, तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए? एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए यूज करना पड़ेगा strcpy। और strcpy कौन सी हेडर फाइल से आ रहा है? strcpy आ रहा है फ्रॉम string.h, इसलिए लगेगी string.h हेडर फाइल। ठीक, नेक्स्ट है अब आपका स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, इसके अंदर एक रोल है, एक p है, एक c है, एक m है, इसके अलावा एक फ्लोट परसेंटेज है, देन आपके पास एक कैर ग्रेड है जिसकी साइज अपन मानकर चल रहे हैं 20 है। देन अपन आएंगे मेन के अंदर, और जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट का बनाएंगे एक एरे। कितने साइज का एरे बनाना है? वेरी गुड, 3 साइज का एरे बनाना है। तो ये हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। उसके बाद एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जिसमें यूजर से आप लेंगे हर स्टूडेंट के लिए 4 इनपुट्स, और ये 4 इनपुट्स होंगे उसके रोल नंबर और पीसीएम के मार्क्स। तो आप यहां लिखने वाले हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर आप कहने वाले हैं प्रिंटफ में एंटर रोल कॉमा p कॉमा c कॉमा m फॉर
द स्टूडेंट, और स्टूडेंट परसेंटेज डी की जगह पर कर देते हैं अपन I+1। समझ आ रहा है आपको ये I+1 का फंडा क्या है? आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। I+1 के कारण आपको स्क्रीन पे दिखेगा 0+1 1। तो एंटर रोल कॉमा PCM फॉर स्टूडेंट 1, एंटर रोल कॉमा PCM फॉर स्टूडेंट 2। कुछ इस तरह से आपका कोड काम करेगा। आ रहा है समझ मैसेजिंग कैसे आएगी? वेरी गुड। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ में स्कैनिंग होगी, ठीक, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। अब आप बताइए कॉमा के बाद क्या आएगा? एक्सप्रेशन लिखिए जरा। क्या लिखेंगे आप रोल नंबर में इनपुट पहुंचाने के लिए? व्हाट एक्सप्रेशन शुड आई राइट? वेरी गुड अंकित। एक्सप्रेशन आएगी एड्रेस ऑफ SI डॉट रोल कॉमा एड्रेस ऑफ SI डॉट P कॉमा एड्रेस ऑफ SI डॉट C कॉमा एड्रेस ऑफ SI डॉट M। ये हो गया PCM में यूजर का इनपुट। ये क्लियर है? ये समझ आया? वेरी गुड। ये अपन ने इनपुट ले लिया है। वेरी गुड। ये हमारे तीनों इनपुट्स चारों इनपुट्स आ गए। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट फॉर लूप डिजाइन। इस फॉर लूप में हम लोग करेंगे दो काम। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा हर स्टूडेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर कर पर नाम के वेरिएबल में स्टोर करना। तो मुझे वो एक्सप्रेशन लिख कर दीजिए जो परसेंटेज निकाले और हर स्टूडेंट की परसेंटेज पर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे। आप कुछ सोचें उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं ताकि आपका इमेजिनेशन सही बैठे। हमारे पास ये एक एरे होगा, ठीक है। इस एरे के अंदर हमारे पास ये पहला स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा S0। ये दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा, इसका नाम होगा S1। और ये तीसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा S2। हर स्ट्रक्चर वेरिएबल के पास हमने कितने डेटा मेंबर रखे हैं? हर स्ट्रक्चर वे अरे तीन रखे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी गड़बड़ बातें कर रहे हैं? हर एक के पास 6 डेटा मेंबर रखे हैं अपन ने। 6। 6 डेटा मेंबर कौन है? तो 4 तो इंटीजर रखे हैं अपन ने, रोल PCM, एक परसेंटेज और एक ग्रेड। तो रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, परसेंटेज और ग्रेड, ये पहले स्टूडेंट के डेटा मेंबर हैं। दूसरे के अंदर भी आपने 6 डेटा मेंबर रखे हैं। कौन से 6 डेटा मेंबर? रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, परसेंटेज और ग्रेड। तीसरे के अंदर भी 6 डेटा मेंबर रखे हैं। कौन कौन? रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, परसेंटेज और ग्रेड। इतना समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब यूजर से जो भी हमें इनपुट मिलेगा, पहला इनपुट कहां जाकर स्टोर होगा? पहला इनपुट जाकर स्टोर होगा S0 के रोल नंबर के एड्रेस पे। तो मान लीजिए यूजर ने रोल नंबर दिया 10, तो 10 यहां स्टोर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई की वैल्यू 0 होगी तो आई S0 को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर PCM के मार्क्स यूजर ने आपको दिए 50 60 70, तो 50 60 70 इन सेल्स में जाकर स्टोर हो जाएंगे। ये पहले स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट के लिए रोल नंबर दिया यूजर ने 20, मार्क्स दिए मान लीजिए 70 80 और 90, 70 80 90 यहां स्टोर हो जाएंगे। तीसरे के लिए रोल नंबर दिया 30, मार्क्स दिया 45 80 65, तो ये तीनों यहां स्टोर हो जाएगा। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपके फॉर लूप ने कर दिया है। अब अपन लोगों को सारे मार्क्स ऐड करके परसेंटेज निकालकर परसेंटेज में डालनी है। तो मुझे बताएं यहां क्या स्टेटमेंट होगा? वेरी गुड आकृत, बिल्कुल सही, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। परसेंटेज निकालने के लिए रोल नंबर को भी ऐड करेंगे क्या? तो क्या सही एक्सप्रेशन होगी लिखिए।
हाँ जी बोलिए, बताएं क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट। मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, एस आई डॉट पर इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ एस आई डॉट पी प्लस एस आई डॉट सी प्लस एस आई डॉट एम। राइट, ये हो गया फ्लोट। फिर मैंने डिवाइड करा, डिवाइड कर दिया जाएगा 3 से। राइट, मैं डिवाइड बाय 300 और इंटू 100 करूं तो बात बराबर ही है ना, डिवाइड बाय 3। क्या कहना है आपका, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 300 इज एज गुड एज राइटिंग डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर ली परसेंटेज। अब हर एक की परसेंटेज जाकर स्टोर हो जाएगी ये जो परसेंटेज नाम का आपने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर। तो यहाँ S0 की परसेंटेज स्टोर हो जाएगी, यहाँ S1 की परसेंटेज स्टोर हो जाएगी, यहाँ स्टोर हो जाएगी S2 की परसेंटेज। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मेरा अगला टास्क है कि मैं कैलकुलेट करूं परसेंटेज के बेस पर ग्रेड। वो कैसे करेंगे अपन लोग, वो अपन लोग करेंगे बाय राइटिंग इफ एस आई डॉट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। बताइए, अगर एस आई डॉट परसेंटेज 75 या उससे ऊपर है तो हमें क्या करना चाहिए। डिस्टिंक्शन क्या, या सीधे प्रिंटफ डिस्टिंक्शन लिख दूं क्या, ऐसा कह रहे हैं आप। ये कर दूं क्या प्रिंटफ डिस्टिंक्शन, नहीं यही तो नहीं करना है। अपन लोगों को एक एरे दिया हुआ है, यस एरे में डालना है, बिल्कुल ठीक। तो वो कैसे करेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूं, वो कैसे करेंगे आप कि जो आपने लिखा है वो एरे में जाकर स्टोर हो जाए। लिख के बताइए। बिल्कुल सही लिखा है, STRCPY SI डॉट ग्रेड कॉमा डबल कोट्स में डिस्टिंक्शन। राइट, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा एलसिफ, एलसिफ में आ जाएगा SI डॉट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे क्या आएगा, SI डॉट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। वेरी गुड। देन STRCPY SI डॉट ग्रेड कॉमा फर्स्ट डिवीजन। राइट, उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो लास्ट में प्रोग्राम चलाएगा एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में आप लिख देंगे STRCPY SI डॉट ग्रेड कॉमा, आगे बोलिए, डबल कोट्स में जैसा टेबल में दिया हुआ था। अगर परसेंटेज 60 से भी कम है तो फिर क्या है, ग्रेड। बिल्कुल ठीक। तो फिर यहां लिख दिया जाएगा सीधे FAIL फेल। राइट, ये हमारे कैलकुलेशंस पूरे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद SI डॉट ग्रेड, ये कैलकुलेशंस पूरे हो गए। इसके बाद हमारा टास्क क्या होगा, इसके बाद हमारा टास्क है फिर हम एक फॉर लूप चलाएं, I इक्वल टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस करें। लूप के अंदर हम लोग लिखें प्रिंट एफ बैकस्लैश n रोल इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ग्रेड इक्वल टू, बल्कि परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज एफ, ग्रेड इक्वल टू, आगे आप बताएं, ग्रेड इक्वल टू क्या, वेरी गुड, परसेंटेज एस। उसके बाद यहां आ जाएगा SI डॉट रोल कॉमा SI डॉट परसेंटेज कॉमा SI डॉट ग्रेड। आ रहा है समझ कोड, जल्दी जल्दी बोले, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है कोड, वर्किंग समझ आ रही है आपको। ठीक, ये हो गया सेमीकोलन, और उसके बाद फिर लास्ट में रिटर्न 0। हालांकि हमें 3 अलग अलग फॉर की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप बताइए, ये जो प्रिंटफ है ये सेकंड वाले फॉर में ही आ सकता है,
जब हम लोग ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं तभी रिकॉर्ड्स प्रिंट भी कर दें, कैन वी डू दैट, है ना। अलग से फॉर लूप सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग बेटर रखने के लिए लगाया है, बाकी हमें कोई दो अलग अलग फॉर लूप की आवश्यकता इस पर्टिकुलर कोड के लिए नहीं है। इनफैक्ट ये 3 लूप की जगह काम हमारा 2 लूप में ही हो जाएगा, एक लूप में हम इनपुट्स ले लें और दूसरे लूप में कैलकुलेट करके वहीं के वहीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी कर दें। ऐसा हो सकता है। वेरी गुड। अब मैंने कोड को रन करा, ठीक है, प्रोग्राम रन हुआ हमारा। यूजर से अपन ने 3 इनपुट्स मांगे, तो रोल नंबर मैंने दिया 10, परसेंटेज सॉरी मार्क्स 50 60 70, रोल नंबर मैंने दिया 20, मार्क्स 80 90 65, फिर मैंने दिया 30, मार्क्स 45 55 89। एज यू कैन सी रिकॉर्ड्स अपन को मिल रहे हैं। रोल नंबर 10 वाले स्टूडेंट की परसेंटेज 60 आ रही है, 60 पे कितना डिवीजन, वेरी गुड, 60 पे होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। दूसरे वाले रोल नंबर 20 के लिए परसेंटेज 78.33, उसकी आ रहा है डिस्टिंक्शन। और तीसरे वाले रिकॉर्ड के लिए हमारा प्रोग्राम शो कर रहा है फर्स्ट डिवीजन। क्लियर हुआ ये? इज दिस क्लियर? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हो गया हमारा सिंपल सा कोड जिसमें यूजर से हमने 3 इनपुट्स ले लिए और इन 3 इनपुट्स के बेसिस पर डिस्प्ले करा दिया अपन ने रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। बढ़े आगे यहां से। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा और इंटरेस्टिंग, थोड़ा और टिपिकल। पढ़िए आराम से क्वेश्चन और बताइए पढ़ने के बाद समझ आया। आराम से पढ़िए और बताइए क्या करना है। यू रीड दिस एंड देन लेट मी नो। पढ़ा? समझ आ रहा है? चलिए मैं समझा देता हूं आपको करना क्या है। चैलेंज ये है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है टाइम के नाम से। हमें स्ट्रक्चर के बनाने हैं 3 वेरिएबल, T1 T2 T3। कितने वेरिएबल बनाने? 3, राइट। हर वेरिएबल के पास 3 डेटा मेंबर होंगे, HH MM और SS। तो T1 के पास भी HH MM SS है, T2 के पास भी HH MM और SS है और T3 के पास भी HH MM और SS है। करना यह है कि आपको सबसे पहले T1 और T2 में यूजर से इनपुट लेना है, जिसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम देना है गेट टाइम। क्या नाम देना है फंक्शन का? फंक्शन का नाम देना है गेट टाइम। क्या करेगा गेट टाइम? गेट टाइम को अपन कॉल करेंगे 2 बार। पहली बार कॉल करेंगे T1 के लिए, दूसरी बार कॉल करेंगे T2 के लिए। तो ये यूजर से T1 T2 में इनपुट ले लेगा। मान लीजिए यूजर ने आपको T1 के लिए टाइम दिया 10 आवर्स 5 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, ये T1 का इनपुट है। T2 के लिए उसने दिया है मान लीजिए 8 आवर्स 6 मिनट्स और मान लीजिए 50 सेकेंड्स। तो करना यह है, हमें T1 और T2 को ऐड करके रिजल्ट किसमें असाइन करवाना है? T1 और T2 को ऐड करके रिजल्ट असाइन कराना है T3 में। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है जो हमें ध्यान रखना है। अगर सेकेंड 60 से ऊपर जाते हैं तो हमें सेकेंड्स को कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में। अगर मिनट 60 से ऊपर जाते हैं तो कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। और अगर आवर 24 से ऊपर चले जाते हैं तो क्योंकि हमारे पास कोई डे नाम का मेंबर नहीं है तो आवर मिनट सेकेंड सबको कर देना है 0। दोबारा सुनिए, अगर ऐड होने के बाद सेकेंड्स 60 से ऊपर जाते हैं तो उन्हें कन्वर्ट कर देना है मिनट्स में। अगर मिनट्स का सम 60 से ऊपर जाता है तो उन्हें कन्वर्ट कर देना है आवर्स में। लेकिन अगर आवर्स का सम 24 से ऊपर जाता है तो फिर अपन को सबको कर देना है रीसेट विद 0। तो आप सबसे पहले बताइए दोनों के सेकंड्स का सम कितना हो रहा है? दोनों के सेकंड्स का सम हो रहा है 70। दोनों के मिनट का सम कितना हो रहा है? दोनों के मिनट का सम हो रहा है 11। दोनों के आवर्स का सम कितना हो रहा है?
दोनों के आवर्स का सम हो रहा है 18। अब क्या 70 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करा जा सकता है? यस, 70 सेकेंड्स कितने मिनट कितने सेकंड हो गए? तो 70 सेकेंड्स हो गए 1 मिनट 10 सेकेंड्स। तो यहाँ 11 + 1 12 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 70 की जगह कितना रह जाएगा? 10। तो ओवरऑल हो जाएगा 18 घंटे 12 मिनट 10 सेकेंड। इज दिस क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल चिराग, मैक्सिमम इतना जा सकता है। और अगर बाय चांस आवर्स हमारे क्रॉस कर जाते हैं 24 को, तो हमें सबको रीसेट कर देना है। किससे? हमको सबको रीसेट कर देना है विद 0। इज दिस क्लियर? राइट। अब याद रखिएगा, हमें टोटल कितने फंक्शन बनाने हैं? टोटल बनाने हैं 3 फंक्शन। एक फंक्शन इनपुट लेगा, राइट, गेट टाइम कितनी बार कॉल होगा? गेट टाइम को कॉल करेंगे हम 2 बार। एक बार ये कॉल होगा T1 के लिए, एक बार ये कॉल होगा T2 के लिए। देन ऐड टाइम, ऐड टाइम कितनी बार कॉल होगा? ऐड टाइम बस एक बार कॉल होगा क्योंकि ये ऐड करेगा। और शो टाइम कितनी बार कॉल होगा? शो टाइम कॉल होगा 3 बार, क्योंकि ये तीनों का टाइम दिखाएगा ना, T1 का, T2 का और T3 का। समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? चला स्टार्ट। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। लेट्स सेव इट। तो इसको मैंने सेव करा एक्सरसाइज नंबर 2 के नाम से। अब आते हैं इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को करते हैं अपन डिक्लेयर। वो कैसे करेंगे? तो ये पूरे को डिलीट करते हैं। यहां आते हैं अपन स्ट्रक्ट टाइम में। स्ट्रक्ट टाइम के अंदर एक इंटेजर एच है, एक इंटेजर है, एक इंटेजर एस है। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसके बाद यूजर से इनपुट लेते हैं गेट टाइम के थ्रू। तो ये हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए गेट टाइम बनाया। राइट। अब गेट टाइम को कुछ आर्गुमेंट देंगे। गेट टाइम हमसे कुछ पैरामीटर लेगा। यस, गेट टाइम हमसे क्या पैरामीटर लेगा बताइए? गेट टाइम का पैरामीटर क्या होगा? नहीं प्रत्युष, स्ट्रक्ट टाइम नहीं होगा, स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर होगा। क्यों स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर क्यों होगा? तो उसका जवाब ये है, स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर इसलिए होगा क्योंकि हम गेट टाइम को पास बाय वैल्यू से कॉल नहीं करेंगे। तो कैसे कॉल करेंगे? हम गेट टाइम को कॉल करेंगे पास बाय रेफरेंस से। क्यों करेंगे पास बाय रेफरेंस से? उसका सिंपल सा कारण है, ये जो T1 आप बनाएंगे, क्या इस T1 में स्टार्टिंग में गार्बेज होगा? जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे मेन में, तब इसमें गार्बेज होगा। लेकिन जब ये गेट टाइम के पास जाएगा, तो क्या T1 में चेंजेस आने चाहिए? यूजर ने जो इनपुट दिया है आवर मिनट सेकंड के लिए, वो T1 में गार्बेज की जगह ओवरराइट होना चाहिए। तो अगर T1 का डेटा चेंज होगा, तो फिर एड्रेस पास करना जरूरी है ना। इसलिए ये हो जाएगा स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। दूसरा हम लोग बनाएंगे ऐड टाइम। राइट। ऐड टाइम के लिए डिक्लेरेशन होगा वॉइड ऐड टाइम। ऐड टाइम को हम देंगे 3 आर्ग्यूमेंट। तीनों आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे? पास बाय वैल्यू के पास बाय रेफरेंस। तीनों आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे? पास बाय वैल्यू के पास बाय रेफरेंस। गलत बात। 2 पास बाय वैल्यू होंगे, एक पास बाय रेफरेंस होगा। ऐसा क्यों? क्या T1 और T2 में कोई चेंजेस आएंगे? ऐड होते वक्त T1 T2 में चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन T3 में चेंजेस आएंगे। T3 में अगर गार्बेज है, तो आप मानते हैं इस गार्बेज की जगह T1 T2 का सम आना चाहिए।
है ना। तो T1 T2 पास बाई वैल्यू से जाएंगे, यस T1 T2 पास बाई वैल्यू से जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्ट टाइम कॉमा स्ट्रक्ट टाइम कॉमा स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। और तीसरा होगा हमारा शो टाइम। शो टाइम पैरामीटर में क्या लेगा? शो टाइम पैरामीटर में लेगा स्ट्रक्ट टाइम, क्योंकि वो सिर्फ डेटा शो करेगा, तो ये पास बाई वैल्यू होगा। तीनों फंक्शन की प्रोटोटाइप क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाइए मेन में। कितने वेरिएबल बनाएंगे मेन में अपन? वेरी गुड, 3 वेरिएबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे स्ट्रक्ट टाइम T1 T2 T3, ऐसा ही होगा। वेरी गुड। अब उसके बाद हमें कॉल करना है गेट टाइम को। कॉल बताइए गेट टाइम का। गेट टाइम फंक्शन का कॉल बताइए। वेरी गुड आकृत, बिल्कुल ठीक कॉल लिखा है। गेट टाइम का कॉल हो जाएगा गेट टाइम एड्रेस ऑफ T1। ठीक है, फिर कॉल आएगा गेट टाइम एड्रेस ऑफ T2। राइट, ये हो गया 2 बार गेट टाइम का कॉल। तो T1 T2 में इनपुट्स आ गए। गुड। इसके बाद कॉल करना है ऐड टाइम। ऐड टाइम का कॉल बताइए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐड टाइम, 2 पास बाई वैल्यू होंगे, तो T1 T2 पास बाई वैल्यू जाएंगे, T3 जाएगा पास बाई रेफरेंस। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद हम कॉल करेंगे शो टाइम। शो टाइम को कितनी बार कॉल करा जाएगा? शो टाइम को कॉल करा जाएगा 3 बार। शो टाइम T1, शो टाइम T2 और शो टाइम T3। ये हो गए तीनों कॉल्स। गुड। लास्ट में आ जाएगा रिटर्न 0। यहां तक समझ आ गया? वेरी गुड। उसके बाद अब अपन इनपुट्स लेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे गेट टाइम। गेट टाइम के आर्ग्यूमेंट में क्योंकि एड्रेस आया है, एड्रेस को कौन रिसीव करता है? पॉइंटर। तो यह आ जाएगा गेट में स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर P। प्रिंटफ में आप यूजर से बोलेंगे एंटर HH MMSS। ये आप यूजर से इनपुट्स डिमांड करेंगे। जो भी यूजर इनपुट देगा, स्कैनफ से %D से स्कैन करेंगे। कॉमा के बाद क्या आएगा बताएं? गलत, स्कैनफ लिखा जा रहा है तो एड्रेस आएगा। एड्रेस ऑफ P एरो HH कॉमा एड्रेस ऑफ P एरो MM कॉमा एड्रेस ऑफ P एरो SS। ये क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ये हमने तीनों इनपुट्स ले लिए। तीनों इनपुट्स लेने के बाद अब अगला काम क्या करेंगे अपन? तीनों इनपुट्स लेने के बाद अब अगला काम होगा हमारा ऐड टाइम डिफाइन करना। ऐड टाइम कितने पैरामीटर लेगा? तो ऐड टाइम लेगा टाइम। राइट, पहला अपन दे देंगे P। ओके, दूसरा अपन दे देते हैं Q। ओके, और तीसरा अपन दे देते हैं स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर R। या अगर हमें कोई सेंसिबल नाम देना है तो यहां अपन दे देते हैं फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट टाइम हो गया, ये हमारा सेकेंड टाइम हो गया, और ये जो तीसरा होगा ये होगा एक पॉइंटर जिसको मैं नाम दे दे रहा हूं थर्ड। राइट, तो ये जो फर्स्ट नाम का वेरिएबल है इसमें किसकी वैल्यू कॉपी होगी?
इसमें कॉपी होगी T1 की वैल्यू, जो सेकेंड नाम का वेरिएबल है उसमें वैल्यू कॉपी होगी T2 की, और जो हमारा थर्ड नाम का पॉइंटर है उसमें किसका एड्रेस आएगा, उसमें एड्रेस आएगा T3 का। ये भी क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब अंदर का लॉजिक लिखते हैं। तो अब सबसे पहला काम होगा, हमें सबके आवर मिनट ऐड करके थर्ड के आवर मिनट और सेकंड में डालने हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखकर बताइए कि फर्स्ट और सेकंड के सेकंड्स ऐड हो और थर्ड में आ जाएं। राइट डाउन द स्टेटमेंट जो फर्स्ट और सेकंड के सेकंड्स ऐड करे और पहुंचा दे थर्ड में। इसका नाम मैं देता हूं SEND, नहीं तो कंफ्यूजन होगा क्योंकि अंदर भी एक SS है। जल्दी फटाफट। तो वन वैल्यू एड क्यों लगा दिया आपने? पॉइंटर के साथ सिर्फ आएगा थर्ड एरो SS इज इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट SS प्लस सेकेंड डॉट SS। ये सेकेंड ऐड हो गए, समझ आ रहा है? पॉइंटर के साथ एरो आता है और वेरिएबल के साथ डॉट आता है, ये कल ही पढ़ा है ना अपन ने। तो थर्ड एरो SS में आ जाएगा फर्स्ट डॉट SS और सेकेंड डॉट SS का सम। ऐसे ही हम लिखेंगे थर्ड एरो MM इज इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट MM प्लस सेकेंड डॉट MM। इसी तरह से हम लिखेंगे थर्ड एरो HH इज इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट HH प्लस सेकेंड डॉट HH। यहां तक क्लियर हुआ? गुड, बस काम खत्म, रिटर्न कर दें? नहीं, अब हमें इफ लगाकर चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? हमें यह चेक करना चाहिए कि क्या थर्ड के सेकेंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या। अगर थर्ड के सेकेंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो फिर हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मिनट्स में। यस, अब उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, जल्दी बताइए। अगर ऐसा है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? व्हाट जो सेकंड्स हैं वो मिनट में कन्वर्ट होकर MM में आ जाए और बचे हुए सेकंड्स SS में रह जाएं। बोलिए बोलिए। स्टेटमेंट होगा हमारा बिल्कुल सही। थर्ड एरो MM इज इक्वल्स टू थर्ड एरो MM प्लस थर्ड एरो SS डिवाइडेड बाय 60 और थर्ड एरो SS इक्वल टू थर्ड एरो SS मॉड्यूलो डिवीजन 60। कुछ इस तरह से अपन स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। इमेजिन करिए जो हमारा थर्ड वाला वेरिएबल है, समझिए उसमें HH की वैल्यू 10 है, MM की वैल्यू उसके अंदर मान लीजिए 18 है और SS की वैल्यू 70 आई है। तो आप मुझे बताइए क्या 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? तो कंट्रोल अंदर जाएगा। ठीक, अब आप मुझे बताइए सी लैंग्वेज में 70/60 कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1 किस में ऐड होगा? थर्ड एरो MM में। तो जिस MM में 18 है वहां 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। हो जाएगा।
और फिर मैं कहूंगा 70 मॉड 60 कितना होता है, 70 मॉड 60 10। तो जो एसएस हैं उसमें 10 रह जाएगा। ये कर रहे हैं अपन। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया, आ गया समझ? वेरी गुड। इसी तरह से एक और इफ लगेगा। यस, वो एक और इफ क्या चेक करने वाला है, वो चेक करने वाला है कि कहीं थर्ड के mm ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो नहीं हो गए। अगर मिनट 60 को क्रॉस कर गए तो फिर अंदर हम ऐसा ही कुछ लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे, अंदर का कोड बताओ। इस इफ के अंदर की बॉडी बताइए क्या होगी। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। थर्ड एरो एच एच इज इक्वल्स टू थर्ड एरो एच एच प्लस थर्ड एरो डिवाइडेड बाय 60, और थर्ड एरो इज इक्वल्स टू थर्ड एरो मॉड्यूलो डिवीजन 60। आया समझ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। फिर एक इफ लगेगा, अगर थर्ड एरो आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है तो क्या करना है? वेरी गुड, सबको जीरो करना है। तो कहना है राइट, थर्ड एरो एच एच इज इक्वल टू थर्ड एरो इज इक्वल टू थर्ड एरो एस एस इज इक्वल टू जीरो। सबके सब जीरो हो जाएंगे इससे। यस, सब के सब हो जाएंगे जीरो। फाइनली हमारा सबसे सिंपल फंक्शन है जिसका नाम है शो टाइम। शो टाइम क्या करेगा? तो शो टाइम पैरामीटर मिलेगा स्ट्रक्ट टाइम, राइट। लेट्स कॉल इट एज जस्ट टी, और यहां हम लिख देंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी कोलन परसेंटेज डी कोलन परसेंटेज डी, और यहां आ जाएगा एक न्यू लाइन और यहां आ जाएगा टी डॉट एच एच कॉमा टी डॉट कॉमा टी डॉट एस एस। ये भी क्लियर हुआ पॉइंट? वेरी गुड। अब इसको करते हैं अपन रन। तो मैंने कोड एग्जीक्यूट करा, प्रोग्राम ने एच एच एस एस मांगा, ये पहले के लिए। तो मान लीजिए मैंने कहा 15, सॉरी यहाँ इनपुट आएगा, मैंने इनपुट में डाला मान लीजिए 15 आवर्स 50 मिनट्स 30 सेकेंड्स। दूसरे में मैंने डाला 3 आवर्स 20 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब आप मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? हम्म, 19 आवर्स और मिनट्स कितने आएंगे? मिनट्स कितने आएंगे? 10। एक बार दोबारा सोचिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। 19 आवर्स 11 मिनट और 10 सेकेंड। सही आ रहा है सम? यही अपन ने इस कोड के अंदर करा। आई होप समझ आया होगा आपको स्ट्रक्चर का पूरा प्रोसेस, राइट। तो ये हो गया पास बाय वैल्यू वाला एग्जांपल भी, और इसी में अपन लोगों ने सीखा स्ट्रक्चर में कैसे करना है अपन को पास बाय रेफरेंस, राइट। ठीक है, अब आपका ग्रुप ऑन है, मैं ग्रुप में असाइनमेंट्स पोस्ट कर दूंगा जो आपको स्ट्रक्चर्स पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, उन्हें अटेम्प्ट करिएगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज क्लास हमारी एंड हो रही है। ऐसी एक और मास्टर क्लास में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फिर मिलेंगे ताकि उस लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन प्रैक्टिकली सीख पाए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।